तो आज हम एक ऐसे विचार, एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग सबने सुना है, द सीक्रेट। इसने दुनिया भर में एक तूफान सा ला दिया था। लोगों को लगा कि उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया है। बिल्कुल। हमारे हाथ एक डॉक्यूमेंट्री का ट्रांसक्रिप्ट लगा है जो इस सिद्धांत की बहुत गहराई से पड़ताल करता है, और इसका दावा बहुत बड़ा है कि ये जीवन का वो महान रहस्य है जिसे इतिहास के महानतम लोगों ने, प्लेटो से लेकर आइंस्टाइन तक, समझा और इस्तेमाल किया है। तो चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सिद्धांत आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है जैसा कि स्रोत का दावा है, और सबसे जरूरी, इसे अमल में लाने के लिए स्रोत क्या ठोस तरीके सुझाता है। बिल्कुल। और जो बात इसे सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से अलग करती है वो है इसका दावा ये कि हमारे विचारों और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा मतलब एक तरह का वैज्ञानिक संबंध है। ये विचारों को एक भौतिक शक्ति मानता है। अच्छा। और स्रोत इसे साबित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों तक का सहारा लेता है, और हम आज उसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये रहस्य है क्या? स्रोत इसे आकर्षण का सिद्धांत कहता है। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मूल विचार ये है कि आप अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज, अच्छी और बुरी, उसे खुद अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर चीज? हर चीज। और ये आकर्षण होता है आपके विचारों के जरिए। स्रोत कहता है कि आपके विचार एक चुंबक की तरह हैं। जब आप कुछ सोचते हैं तो आप असल में ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेज रहे होते हैं, और फिर बूम, वही चीजें और हालात आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। यानी कि अगर कोई लगातार अपनी गरीबी के बारे में सोचता है तो वो और गरीबी को आकर्षित करेगा, और अगर कोई दौलत के बारे में सोचेगा तो वो दौलतमंद बन जाएगा। ये तो बहुत ही सीधा साधा लगता है। स्रोत के अनुसार हाँ, ये इतना ही सीधा है। वे विचारों को सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी मानते हैं, एक तरंग जिसे मापा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी? हाँ, जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप उस फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं, और ब्रह्मांड का नियम है कि वो उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को आपकी ओर वापस भेजेगा। ये फ्रीक्वेंसी वाली बात दिलचस्प है। ये इसे एक आध्यात्मिक विचार से ज्यादा एक वैज्ञानिक सिद्धांत जैसा दिखाने की कोशिश करती है। सही कहा। और स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक शाश्वत नियम है। वे कहते हैं कि प्राचीन बेबीलोन के लोग इसे जानते थे। अच्छा। स्रोत एक तर्क ये भी देता है कि दुनिया की 96% दौलत सिर्फ 1% आबादी के पास क्यों है, क्योंकि वो लोग इस रहस्य को जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उनका निचोड़ 3 शब्दों में है: विचार बनाएं, जिंदगी। ठीक है, तो विचार एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, ये तो समझ में आया। लेकिन कभी कभी मैं कुछ चाहती हूँ पर मुझे डर भी लगता है कि वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो 2 अलग अलग सिग्नल जा रहे हैं, है ना? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? इच्छा बनाम डर, इसमें कौन जीतता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये हमें इस सिद्धांत के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है: भावनाएं। स्रोत के अनुसार सिर्फ विचार भेजना काफी नहीं है। आपके एहसास या भावनाएं ही आपके सिग्नल को शक्ति देती हैं। मतलब? आपकी भावनाएं एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। वो आपको बताती हैं कि आप इस वक्त कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं। फीडबैक सिस्टम? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं, खुशी, प्यार, उत्साह, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और अच्छी चीजों को आकर्षित कर रही हैं। और अगर आप बुरा महसूस कर रही हैं, गुस्सा, डर, निराशा, तो ये एक अलार्म है कि आप गलत फ्रीक्वेंसी पर हैं और अनचाही चीजों को अपनी ओर खींच रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड हाँ या नहीं समझता, वो सिर्फ उस चीज पर ध्यान देता है जिस पर हमारा फोकस है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर कोई लगातार सोचता है मैं लेट नहीं होना चाहता, तो ब्रह्मांड का फोकस लेट शब्द पर होता है, क्योंकि उससे डर और चिंता की भावना जुड़ी है। बिल्कुल। और नतीजा क्या होता है? वो व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाता है या किसी और वजह से लेट हो ही जाता है। आकर्षण का सिद्धांत आपकी इच्छा या अनिच्छा की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ आपकी भावनात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। तो अगर कोई बुरा महसूस कर रहा हो तो उसे अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बदलनी चाहिए? ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। स्रोत इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और व्यावहारिक तरीके सुझाता है। इन्हें शिफ्टर्स कहा गया है। जैसे
अपना कोई पसंदीदा गाना सुन लेना, किसी प्यारे बच्चे या अपने पालतू जानवर के साथ खेलने के बारे में सोचना। ये छोटी छोटी हरकतें आपकी भावनात्मक स्थिति को तुरंत बदल सकती हैं। चलिए, ये तो समझ आया कि सिद्धांत क्या है और भावनाएं क्यों जरूरी हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसे इस्तेमाल कैसे करें। स्रोत इसे एक रचनात्मक प्रक्रिया कहता है और इसकी तुलना अलादीन के चिराग से करता है। हाँ, जहां ब्रह्मांड एक जिन की तरह है। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। एकदम। और इस प्रक्रिया के 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला कदम है मांगना, आस्क। आपको ब्रह्मांड को एकदम साफ साफ बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। स्रोत सलाह देता है कि इसे वर्तमान काल में कागज पर लिखें, जैसे कि वो आपको मिल चुका है। हाँ, अस्पष्ट नहीं होना है। ये कहने के बजाय कि मैं ज्यादा पैसा चाहता हूं, आपको एक निश्चित रकम लिखनी होगी, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू से ऑर्डर देते हैं। ठीक है, पहला कदम है मांगना। ये तो सीधा है, लेकिन इसके बाद क्या? दूसरा कदम है विश्वास, बिलीव। और ये शायद सबसे मुश्किल कदम है। आपको अटूट विश्वास रखना होगा कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है, वो आपका हो चुका है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि ये कैसे होगा। कैसे का काम ब्रह्मांड का है, आपका नहीं। ये अदृश्य में विश्वास वाली बात है। बिना किसी सबूत के ये मानना कि सपना पूरा हो गया है, ये वाकई एक मानसिक चुनौती है। स्रोत इसे आसान बनाने के लिए कोई तरीका बताता है? हाँ, और यहीं पर विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण की तकनीक आती है। स्रोत में एक बहुत दमदार कहानी है एक व्यक्ति की, जिसने अपने सपनों के घर की तस्वीर काटकर एक विजन बोर्ड पे लगा दी। विजन बोर्ड, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, तो उसने उसे रोज देखा और ये महसूस किया कि वो उसी घर में रह रहा है। कई सालों बाद जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुआ तो उसे पैक करते समय वो पुराना बोर्ड मिला और वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो हूबहू उसी घर में रह रहा था जिसकी तस्वीर उसने लगाई थी। ये तो कमाल है। तो मांगना, फिर विश्वास करना, और तीसरा कदम क्या है? तीसरा और आखिरी कदम है पाना, रिसीव। इसका मतलब है कि आपको उस चीज को पाकर जैसा महसूस होगा वैसा ही अभी महसूस करना शुरू कर देना है। अगर आप मानती हैं कि ज्यादा पैसे आने से आप खुश महसूस करेंगी, तो आपको अभी से खुश महसूस करना शुरू करना होगा। अच्छा महसूस करना आपको अपनी इच्छा की फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। अच्छा, तो ये एक चक्र की तरह है। अच्छा महसूस करने के लिए आपको विश्वास करना होगा, और विश्वास करने से आप अच्छा महसूस करते हैं, जिससे आपकी इच्छा पूरी होती है। बिल्कुल। स्रोत में इन कदमों को काम करते हुए दिखाने वाली कुछ और कहानियां भी हैं। बहुत सारी हैं। एक कहानी रॉबर्ट नाम के गे कॉमेडियन की है। उसे उसकी पहचान की वजह से हर जगह तंग किया जाता था। अच्छा। वो लगातार इसी बारे में सोचता था और परेशान रहता था। फिर उसने द सीक्रेट के बारे में जाना और अपना ध्यान बदला। उसने अपना ध्यान उन चीजों से हटाकर जो वो नहीं चाहता था, यानी उत्पीड़न, उस पर लगाया जो वो चाहता था, सफलता, स्वीकृति। कुछ ही हफ्तों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। सच में? हाँ, उसे परेशान करने वाले लोग या तो उसकी जिंदगी से चले गए या बदल गए। उसका करियर चल पड़ा। ये ध्यान बदलने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। धन को लेकर भी कोई कहानी है? क्योंकि ज्यादातर लोग शायद इसी के लिए इस सिद्धांत को आजमाना चाहेंगे। हाँ, एक व्यक्ति की कहानी है जिसने साल में $1 लाख कमाने का लक्ष्य रखा। उसने $1 के नोट पर कुछ शून्य लगाकर उसे $1 लाख का नोट बनाया और अपनी छत पर चिपका दिया। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वो रोज सुबह उठकर उसे देखता और कल्पना करता कि उसके पास $1 लाख हैं। करीब 30 दिनों तक कुछ नहीं हुआ और वो निराश होने लगा। लेकिन फिर अचानक उसे अपनी लिखी एक किताब को लेकर एक आइडिया आया। उसने उस पर काम किया और उस साल उसने $92,000 से ज्यादा कमाया। ये दिलचस्प है कि उसे पूरे 1 लाख नहीं मिले। खैर, ये दिखाता है कि अवसर अप्रत्याशित तरीकों से आ सकते हैं। लेकिन एक डर जो लोगों के मन में जरूर आएगा, वो है नकारात्मक विचारों का। अगर मैं कुछ अच्छा आकर्षित करने की कोशिश कर रही हूँ और अचानक मेरे मन में कोई बुरा ख्याल आ जाए, तो क्या सब गड़बड़ हो जाएगा? स्रोत इस डर को समझता है और कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, वे दावा करते हैं कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। सैकड़ों गुना? हाँ, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारों को हकीकत बनने में समय लगता है। एक तरह का बफर टाइम है। यह हमें मौका देता है कि हम अपने विचारों की दिशा बदल सकें। अच्छा, तो एक दो बुरे ख्याल आने से आपकी पूरी मेहनत पर पानी नहीं फिरता? बिल्कुल नहीं। मुख्य बात यह है कि आपकी गालिब भावनाएं और विचार क्या हैं। ये राहत की बात है। स्रोत में कृतज्ञता या शुक्रगुजार होने के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। इसका क्या महत्व है? कृतज्ञता को सबसे शक्तिशाली शिफ्टर्स में से एक बताया गया है। यह आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है और ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है,
जिससे और अच्छी चीजें आपकी ओर आती हैं। एक कहानी एक पिता की है जिसका बेटा एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। उसने एक एहसानमंद पत्थर का इस्तेमाल किया। वो एक छोटा सा पत्थर अपनी जेब में रखता था और जब भी उसका हाथ उस पत्थर पर जाता, वो किसी ऐसी चीज के बारे में सोचता जिसके लिए वो शुक्रगुजार था। उसने ऐसा लगातार किया और कुछ ही महीनों में उसके बेटे का स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गया। स्वास्थ्य का जिक्र आया, तो क्या ये सिद्धांत बीमारियों पर भी लागू होता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत का दावा है कि स्वास्थ्य पर भी यही नियम लागू होता है। वे प्लेसिबो प्रभाव का उदाहरण देते हैं, जहां मरीज सिर्फ ये मानकर ठीक हो जाते हैं कि उन्हें असली दवा दी गई है। हाँ, जबकि वो सिर्फ एक शुगर की गोली होती है। ये दिखाता है कि दिमाग शरीर को ठीक कर सकता है। स्रोत में एक महिला की कहानी है जिससे स्तन कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। उसने कीमोथेरेपी से इनकार कर दिया और फैसला किया कि वो सिर्फ हंसेगी और खुश रहेगी। वो कॉमेडी फिल्में देखती और मानती कि वो ठीक हो चुकी है। और 3 महीने बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसका ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था। ये कहानियां सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन एक और सवाल उठता है। दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं, युद्ध, गरीबी। अगर हम इन्हें नजरअंदाज कर दें और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान दें, तो क्या ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत कहता है कि जिसका हम विरोध करते हैं वो बना रहता है। जब आप किसी चीज के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे युद्ध विरोधी होना, तो आप अनजाने में अपनी ऊर्जा युद्ध को ही दे रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए? युद्ध विरोधी होने के बजाय शांति समर्थक होना चाहिए। अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए जो हम चाहते हैं, यानी शांति, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते, यानी युद्ध। ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? स्रोत के अनुसार इसका सीधा मतलब है कि हम सब अपनी अपनी दुनिया के रचनाकार हैं। हमारी हकीकत हमारे विचारों और एहसासों का नतीजा है। ये शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। और स्रोत में एक और बड़ा विचार है कमी और प्रचुरता को लेकर। हाँ, स्रोत इस विचार को पूरी तरह से खारिज करता है कि दुनिया में संसाधनों की कमी है। ये कहता है कि ये सोचना कि अगर किसी एक को कुछ मिलता है तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा, ये एक झूठ है। ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा है, चाहे वो दौलत हो, प्यार हो या खुशी। तो ये चर्चा हमें एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ती है। स्रोत का दावा है कि हम अपनी दिमागी क्षमता का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल करते हैं। और ये सोचने वाली बात है। अगर स्रोत के दावे में थोड़ी भी सच्चाई है और हम अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति को थोड़ा और इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर क्या कुछ संभव हो सकता है? बिल्कुल। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अगर हर कोई अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचते रहने की जरूरत है।